हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करा था अपनी उपेंद्र सिंह की बुक से, दैट इज संगम लिटरेचर एंड लेटर तमिल वर्क्स। तो संगम लिटरेचर के टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं। लास्ट चीज़ मैंने आपको बता दिया था कि लेक्चर के अंदर इट्टू टोकई, पट्टू पट्टू, ठीक है, और तोलका पीएम के बारे में, ठीक है। अब ये जो संगम पोएम्स हैं, संगम लिटरेचर तो हम कहने के लिए कह देते हैं, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में एक चीज़ बार बार बताई है कि संगम लिटरेचर या जो संगम टेक्स्ट जिसको आप कहते हो वो सारी की सारी कविताओं की फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, वो पोएम्स हैं। तो यहाँ पर जो संगम पोएम्स है ना, हमें उनकी दो कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। आप ऐसा कह सकते हो कि संगम पोएम्स टोटल जो है वो दो तरीके की होती है। एक है अकम और दूसरी होती है पुरम। अब आपके दिमाग में डाउट आया होगा कि सर इस वर्ड को डीकोड करवा दो कि अकम का मतलब क्या होता है और पुरम का मतलब क्या होता है। तो देखो, जो अकम संगम पोएम्स हैं, यानी कि संगम पोएम्स जिसको हम कह रहे हैं कि वो अकम होती हैं, उनमें जो मेन थीम आपको दिखती है ना, वो प्यार मोहब्बत की दिखती है। वो लव पोएम्स हैं, ठीक है। उनकी जो मेन थीम है वो प्यार के इर्द गिर्द घूमती है उनकी कहानी। जबकि दोस्तों, जो पुरम पोएम्स हैं, सेकंड कैटेगरी हम यहाँ पर उनको बोल रहे हैं ना, पुरम पोएम्स। तो पुरम पोएम्स जो है, इट दे आर मोस्टली अबाउट वॉर, वो युद्ध के बारे में। अब एक हिस्टोरियन थे ए के रामानुजन, इन्होंने डिस्क्राइब करा था कि जो पुरम पोइट्री है, यानी कि जो संगम पोएम्स जिनको हम दो कैटेगरीज में बाइफरकेट कर रहे हैं, अकम पोइट्री एंड पुरम पोइट्री। पुरम पोइट्री वो वाली जिसके अंदर युद्ध के बारे में कुछ कविताएं जो हैं वो गिवन है। उन्होंने बोला था पुरम पोइट्री पब्लिक पोइट्री थी। अब हो सकता है कि जो प्यार मोहब्बत की जो ये जो पोएम्स थी, जो कविताएं थी, वो हर कोई नहीं पढ़ पाता होगा, लेकिन पब्लिकली अगर कोई कविताओं को पढ़ सके, सुन सके, तो वो पुरम पोइट्री मानी गई है। पुरम पोइट्री के अंदर अपार्ट फ्रॉम वॉर, ए के रामानुजन जी हमें बताते हैं कि वॉर के अलावा यहाँ पर हमें बहुत सारी थीम देखने को मिलती थी, और लगभग पुराने समय के अंदर हर तरह की थीम्स जो हैं वो इन पोएम्स के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इट डील्स विथ लव ऑल्सो। जैसे कि अकम पोएम्स के अंदर हमें लव की मेन थीम देखने को मिलती है, तो पुरम के अंदर अभी हमें बताया गया कि जो वॉर है वो मेन थीम है। लेकिन ए के रामानुजन हमें ये बता रहे हैं कि क्योंकि पब्लिक पोइट्री थी, तो प्यार मोहब्बत की कुछ जो कविताएं थी वो भी यहाँ पर थी, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर मोरालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करा गया, क्योंकि हमें अच्छे और बुरे की समझ जो है वो यहाँ से देखने को मिलती है। कम्युनिटी के बारे में यहाँ पर हमें जानने को मिलता है, और किंगडम के बारे में यहाँ पर हमें कविताएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। जो ये पोएम्स थी, चाहे आप अकम पोएम कहो चाहे पुरम पोएम्स कहो, यानी कि जो संगम पोएम्स थी, देवर मॉडल्ड ऑन द बार्डिक सॉन्ग्स ऑफ ओल्डर टाइम्स, ठीक है। अब बार्डिक सॉन्ग्स क्या होते हैं दोस्तों? बार्डिक सॉन्ग्स का मतलब कुछ बहुत यूनिक नहीं होता। इसके लिए आप एक वर्ड को समझ जाओ, विच इज नोन एज बार्ड। बार्ड कौन होता है? नॉर्मल तरीके से अगर हम कहें तो कवि को ही दोस्तों हम लोग बार्ड बोलते हैं, ठीक है। आप इसको कवि भी कह सकते हो, या फिर आप इसको शायर भी कह सकते हो। तो कवि या शायर को जो है हम लोग बार्ड बोलते हैं, ठीक है। समझ गए ना? तो बार्डिक जो पोएम्स हैं वो ऑब्वियसली बात है, कविता कौन लिखेगा? कवि लिखेगा। तो बार्डिक सॉन्ग्स यानी कि कवियों के द्वारा, कवित्री के द्वारा लिखी गई कविताएं या फिर शायरी। तो ये पुराने समय से ये जो प्रचलन था ये चलता चला आ रहा था, ठीक है। और ये ओरली ट्रांसमिट करा जाता था, पहले ये लिखा नहीं जाता था, बाद में लिखा गया। और बाद में कब लिखा गया? जैसा कि मैंने आपको बताया था, संगम्स जो थे वो एक तरीके से महफिल हुआ करती थी। वो एक तरीके से जस्ट लाइक बुद्धिस्ट एंड जैना की जो काउंसिल्स का गठन हुआ, उसी प्रकार से जो काउंसिल्स थी ये होती हैं संगम्स, ठीक है। तो बाद में ये ओरल तरीके से इनडेफिनेट पीरियड के लिए ट्रांसमिट करी गई, क्योंकि ये पॉपुलर बन गई। तो जनरेशन बाय जनरेशन के जो लोग थे जो कि दक्षिण भारत में रहते थे, वो इनको सुनते रहे,
इनको आगे वाली जनरेशन को सुनाते रहे, और ऐसे करके ये प्रचलन जो है ये एक चेन की तरह आगे फैलता चला गया। और बाद में आगे चलकर, जैसा कि आप जानते हो कि संगम्स जो काउंसिल्स का जो गठन हुआ था, उसके बाद इनको लिखना शुरू करा गया, पेन डाउन इनको करा गया। अब जो ये एंथोलॉजीज थी, एंथोलॉजी का मतलब दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। एंथोलॉजी एक कैटेगरी होती है जहां पर आप किसी एक बुक को डिनोट नहीं करते हो। आप बेसिकली ऐसा कह सकते हो कि ये एक ऐसी बुक है, या फिर ये एक ऐसी बुक की कैटेगरी होती है। ध्यान से समझना, मैं लिख देता हूं उसको, प्रीवियस लेक्चर में वैसे मैंने आपको बताया था। एंथोलॉजीज ऐसी बुक या बुक की कैटेगरी होती है जिनके अंदर आपको किसी प्रकार की कुछ राइटिंग्स या किसी प्रकार की कुछ जो पोएम्स होती हैं वो देखने को मिलती हैं। उनका जो टॉपिक होता है, उनका जो टॉपिक होता है दोस्तों, या फिर जो सब्जेक्ट मैनर होता है, जिस विषय के ऊपर जो लिखी जा रही हैं वो राइटिंग्स या पोएम्स, वो सेम ही चलता है। लेकिन वक्त और ज़माने के हिसाब से वो टाइम पीरियड जो है वो स्ट्रेच होता चलता है। इसलिए यहाँ पर आप इस बुक या कैटेगरी को कोई ये नहीं कह सकते कि ये किसी एक पर्सन ने लिखा होगा। यहाँ पर एंथोलॉजी वर्ड का मतलब ही यही होता है कि डिफरेंट ऑथर्स ने अलग अलग वक्त और ज़माने में अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो इस बुक या इस बुक की कैटेगराइजेशन को दिया होता है। इसलिए मैं इसे कैटेगरी कह रहा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर एंथोलॉजीज को। तो ये जो एंथोलॉजीज हैं, आप चाहे अकम पोइट्री की बात कर लो या पुरम पोइट्री की बात कर लो, यहाँ पर आपको टोटल 2381 पोएम्स देखने को मिलती हैं। अब ये एक पर्सन ने तो लिखी नहीं होगी, क्योंकि जब वर्ड ही आ गया एंथोलॉजीज, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डिफरेंट ऑथर जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कितने जो कवि थे उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से हमें 2381 पोएम्स देखने को मिली पुरम और अकम की कैटेगरी के अंदर। लगभग ऐसा माना जाता है 473 पोएट्स का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन था, और उनमें से अगर आप 30 पोएट को अलग कर दो तो वो एक्चुअली पोएटिस थी, वो कवित्री थी, क्योंकि वो औरतें थीं जिनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आपको अकम और पुरम पोएट्री के अंदर देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें ये जो कवि और जो कवित्री थे कहाँ कहाँ से आते थे, तो ये दक्षिण भारत से ही थे जर्नली, और ये शहरों से आते थे, गाँव से आते थे, और पर्सनल लाइफ के अंदर ये अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग करते थे। लेकिन इनको बस क्या है कि कविताओं को कंपोज करना अच्छा लगता था। इनका सोशल बैकग्राउंड और प्रोफेशनल बैकग्राउंड बहुत अलग अलग था। इनमें टीचर्स थे, मर्चेंट्स थे, कारपेंटर्स थे, ये लोग एस्ट्रोलॉजर्स थे, गोल्ड स्मिथ थे, ब्लैक स्मिथ थे, सोल्जर्स थे, मिनिस्टर्स थे, इवन राजा भी थे। ध्यान देना इस बात पे दोस्तों। मैं एक मिनट इसको इरेज करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली बात कि संगम लिटरेचर के अंदर, जो कि हम जिनको संगम पोएम्स बोल रहे हैं, उसके अंदर आपको जो कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, पोएम्स तो जो पोएट है या पोएटिसेस हैं वही लिखेंगे, आप तो यही समझोगे। लेकिन संगम लिटरेचर के अंदर जो पोएम्स हैं उसका एक स्पेशल सिग्निफिकेंस दोस्तों ये है कि जो पोएट या पोएटिसेस थे वो अलग अलग सोशल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। वो लोग जो पोएट थे असल ज़िंदगी में टीचर भी हुआ करते थे, मर्चेंट्स भी हुआ करते थे, कारपेंटर्स भी, एस्ट्रोलॉजर्स भी, गोल्ड स्मिथ भी, ब्लैक स्मिथ भी, सोल्जर्स भी। कई तो मंत्रियों ने भी लिखी, लेकिन उनमें से कई लोग तो राजा भी थे। तो यहाँ पर अगर आप ये फ़र्क देखो राजाओं का और इनका, कारपेंटर्स का, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि सोशल लेडर के हिसाब से, सोशल स्टेटस के हिसाब से ये पर्सन काफ़ी नीचे है। पैसों के मामले में, स्टेटस के मामले में राजा ऊपर है। लेकिन सबके पोएम्स के कंट्रीब्यूशन को संगम लिटरेचर के अंदर रिस्पेक्ट दी जाती है। और एक बात मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊं, दक्षिण भारत के अंदर जिस प्रकार से नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, उत्तर भारत के अंदर हमें प्राचीन भारत के ज़माने में, प्राचीन इतिहास के ज़माने में जिस तरीके से ये जो वर्ण सिस्टम या जो सोशल हिरार्की देखने को मिलती है, ऊंच नीच का भेदभाव देखने को मिलता है, दक्षिण भारत में पहले के ज़माने में भी ये कभी नहीं रहा भी है तो वो बहुत थोड़ा सा। उत्तर भारत में यानी कि नॉर्दर्न इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा आपको डिस्क्रिमिनेशन, आपको अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस,
वर्णा सिस्टम के अकॉर्डिंग सबके प्रोफेशंस को डिवाइड करना, सबको औकात बताना, ये उत्तर भारत के अंदर प्रक्रिया चलती थी। दक्षिण भारत के अंदर अगर ये थी भी तो बहुत कमज़ोर थी या फिर बहुत मिनिस्क्यूल क्वालिटी एंड क्वांटिटी में हमें देखने को मिलती थी। और इसका चश्मदीद गवाह है संगम लिटरेचर और उसके अंतर्गत लिखी गई पोएम्स, स्पेशली अकम और पुरम पोएट्री, जिनका प्रचलन आज भी बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग में छाया हुआ है, फेमस है। जनरेशन बाय जनरेशन ये तब से लेकर अभी तक जो है ये लोगों के मतलब लोग इसको जानते हैं। और यहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं कि डिसमिशन वगैरह जैसा कोई भाव नहीं था इन राइटिंग्स के अंदर। कारपेंटर के द्वारा लिखी गई जो कविता है उसको भी रिस्पेक्ट और उसको भी जगह मिली संगम लिटरेचर के अंदर। राजाओं के द्वारा लिखी गई जो पोएम्स थी उनको भी रिस्पेक्ट और जगह मिली संगम लिटरेचर के अंदर। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि संगम लिटरेचर के अंतर्गत लिखी गई जो भी कविताएं थी वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड होंगी, क्योंकि लोग अलग अलग डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड से, प्रोफेशनल बैकग्राउंड से, सोशल स्टेटस वाले लोग जो हैं, जो कि खुद पोएट और पोएटिसेस थे, उनका कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छी बात ये है कि ये सारी कविताएं मर्दों के द्वारा नहीं लिखी गई और लगभग 30 औरतों का भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब क्योंकि इतने डाइवर्सिटी वाले लोग हैं यहाँ पर इसको लिखने वाले, इन पोएम्स को कंपोज करने वाले कवि भी हैं, कवित्री भी हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटी हमें इन पोएम्स के अंदर बहुत सारी वेरिड तरीके की, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ की डाइवर्सिटी की थीम्स और अलग अलग ऑथर्स तो आप जान ही गए कि कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई सोल्जर है, कोई मिनिस्टर है, कोई राजा है, कोई कारपेंटर है, कोई मर्चेंट है, कोई टीचर है। तो वो सबके कंट्रीब्यूशन से हमें ये संगम लिटरेचर के अंतर्गत लिखी गई जो कविताएं हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संगम पोएम्स एक हमारे लिए ऐसी यूज़फुल विंडो है कि अगर कोई इसको पढ़े, इसको कोई समझे, तो ये हमें उस ज़माने के बारे में, उस वक्त के बारे में बताती है संगम पोएम्स, कि वहाँ पर प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर दक्षिण भारत का जो इलाका था वहाँ पर लोग किस किस तरीके के प्रोफेशंस को परस्यू करते थे, सोशल बैकग्राउंड से आते थे, क्योंकि वो एक्चुअली इसके कंपोजर्स हैं। संगम लिटरेचर के अंतर्गत लिखी गई जो भी कविताएं हैं, कवि भी हैं, कवित्री भी हैं, उनका सोशल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? हाँ भाई बताओ, ईशा, मयूर, खुशी। ठीक है, अब देखो इसके अलावा संगम लिटरेचर का एक जो अहम पार्ट माने जाते हैं, जो वर्क्स, जो लिटरेचर, जो टेक्स्ट हैं, वो है डायडेक्टिक वर्क। अब डायडेक्टिक का मतलब होता क्या है? डायडेक्टिक वर्क ना हमेशा एक, दोस्तों याद रखना कि एक इंटेंशन के साथ लिखा जाता है। अब आप मुझसे पूछोगे सर वो इंटेंशन क्या है, किस इंटेंशन के साथ ये पर्पसफुली ये जो वर्क हैं लिखे जाते हैं जिनको हम डायडेक्टिक वर्क कह रहे हैं? लोगों को बेसिकली यहाँ पर कुछ सिखाने के लिए, टू टीच पीपल समथिंग, टू टीच पीपल समथिंग, उसके लिए लिखा जाता है। तो क्या सिखाना है लोगों को? तो यहाँ पर हमें लोगों को सिखाना होता है मॉरल ज्ञान, मोरालिटी, और लोगों के एथिक्स को हमें जागरूक करना होता है उसके लिए, ताकि लोग अच्छे बनकर रहें, अच्छे समाज का निर्माण करें, भेदभाव ना करें, अनटचेबिलिटी या छुआछूत जैसी प्रैक्टिस को फॉलो ना करें, इंसान को इंसान की तरह समझ के रहें और प्यार मोहब्बत से एक अच्छे समाज का निर्माण करें। ठीक है, तो बहुत सारी मॉरल और एथिकल बातें जिन वर्क्स के अंदर होती हैं वो डायडेक्टिक वर्क होते हैं। आप किसी भी वर्क को डायडेक्टिक वर्क कह सकते हो। तो आप अगर मुझसे पूछो कि सर अगर हम बुद्धिज़्म के कंटेक्स्ट के अंदर जातक कथाओं को डायडेक्टिक वर्क कह रहे हैं तो क्या इसमें कुछ खराबी है, कुछ गलत है? नहीं, आप बिल्कुल कह सकते हो जातक कथाओं को डायडेक्टिक वर्क, क्योंकि वहाँ पर भी हमें मॉरल प्रिंसिपल्स, मॉरल टीचिंग्स और एथिक्स की कुछ बातें देखने को मिलती हैं, जहाँ पर हमें ऐसा बताया जाता है। बुद्धिस्ट मंक्स एंड नन्स का ये मानना है प्राचीन भारत के ज़माने से ही कि गौतम बुद्धा जी का जो प्रीवियस बर्थ था वो एनिमल की फॉर्म में था, और वही जो कहानियाँ हैं हमें जातक कथाओं के अंदर देखने को मिलती हैं, जहाँ पर हमें मॉरल ज्ञान जो है वो निकालना होता है, उसका सार निकालना होता है उन कथाओं को पढ़कर, उन कहानियों को पढ़कर। तो बड़े सारे जो तमिल डायडेक्टिक वर्क्स थे, याद रखना ये तमिल भाषा के अंदर लिखे गए थे, क्योंकि हम यहाँ पर संगम लिटरेचर की बात कर रहे हैं। ये लिखे गए थे 5th सेंचुरी के बाद। ठीक है,
अब अगर हम ऐसे कुछ डायडेक्टिक वर्क की बात करें जहाँ पर लोगों को कुछ सिखाया जाता था, स्पेशली मॉरल प्रिंसिपल्स और एथिकल प्रिंसिपल्स, तो उनमें से एक फेमस वर्क माना जाता है तिरुक्कुराल। और तिरुक्कुलार बुक के जो ऑथर थे वो थे तिरुवल्लुवर। तो जो तिरुक्कुलार की जो किताब है वो एक वर्क है, डायडेक्टिक वर्क तो है। उसके अंदर हमें एथिक्स की बातें, राजनीति की बातें, प्यार मोहब्बत की बातें देखने को मिलती हैं। और इस वर्क को कंपोज करा गया था 5th से लेकर 6th सेंचुरी तक। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड इसके लिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि हिस्टोरियंस के अंदर इस टाइम पीरियड को लेकर डिबेट है। जो ये तिरुक्कुराल के जो ऑथर थे तिरुवल्लुवर, ठीक है, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि वो वीवर्स या ड्रमर्स की कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। जिस प्रकार से आप देख रहे हो ना कि जो संगम पोएम्स के अंदर लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, कोई मिनिस्टर है, कोई सोल्जर है, कोई कारपेंटर है, कोई मर्चेंट है, कोई टीचर है। सिमिलरली तिरुवल्लुवर भी एक साउथ इंडिया से बिलोंग करने वाले एक ऑथर थे जिन्होंने तिरुक्कुलार बुक लिखी 5th to 6th सेंचुरी के बीच में। और ये एक वर्क है, डायडेक्टिक वर्क है, जो कि एथिक्स, पॉलिटी और लव के बारे में हमें बताता है। और ऐसा माना जाता है कि तिरुवल्लुवर खुद किसी बुनाईकारों की कम्युनिटी से या फिर ड्रमर जो ड्रम बजाते हैं उनकी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। जो ये किताब है तिरुक्कुराल, यहाँ पर हमें अगेन देखो, संगम लिटरेचर के अंदर कुछ भी आपको देखने को मिलेगा ना, कभी वो स्टोरी नहीं है, हमेशा याद रखना पोयम ही है वो। ठीक है, तो आप इनको एक पोएट भी कह सकते हो तिरुवल्लुवर को। तो ये जो तिरुक्कुराल की जो बुक है जिसको तिरुवल्लुवर ने लिखा, तो यहाँ पर हमें पोएम्स देखने को मिलती हैं जो कि एक डायडेक्टिक पोएम्स हैं, लोगों को मोरालिटी और एथिक्स का ज्ञान बताती हैं। और यहाँ पर हमें क्लियर कर दिया गया है राइटर के द्वारा कि यहाँ पर एथिक्स की बातें हैं, मोरालिटी की बातें भी हैं, पॉलिटी और लव की बातें भी हैं। यहाँ पर लोगों को एडवाइस दी जाती है, ठीक है, बड़े सारे मैटर्स पर आपको एडवाइस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी तिरुक्कुराल किताब के अंदर, ऑन वेरियस मैटर्स ऑफ दैट टाइम, लाइक वर्च्यू। अब दोस्तों, वर्च्यू का मतलब क्या होता है? जैसे आप बाकी वर्ड्स का मतलब तो समझते हो, यहाँ पर हमें और क्या किन किन टॉपिक्स के बारे में जो है जानने को मिल जाएगा। लव, फ्रेंडशिप, किंगशिप, ऑनर, नॉन वायलेंस। वर्च्यू वर्ड को अगर हम डिकोड करें तो वर्च्यू वर्ड का मतलब क्या होता है? वर्च्यू का मतलब होता है दोस्तों, कोई भी आपका ऐसा बिहेवियर, कोई भी आपका ऐसा रवैया, व्यवहार, बर्ताव, स्वभाव which shows high moral standards, high moral standards। इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, कोई भी एक एल्डर पर्सन आपके घर में प्रवेश करता है जो कि आपकी मम्मा का दोस्त है या आपके पापा का दोस्त है, बिना मम्मा पापा के बोले आप जो है उनके पैर छूते हो, उनके फीट को टच करते हो और उनको बोलते हो नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। ये आपका एक बिहेवियर है। मम्मी पापा को उस टाइम पर बोलना नहीं पड़ा, आप देखते ही आपने उनको वेलकम करा, घर के अंदर वो जैसे ही है आपने उनके पैर छुए और नमस्ते बोला हाथ जोड़कर। ये एक वर्च्यू है आपका। और वर्च्यू ना हमेशा, आप पता किस चीज़ को दिखाता है? हमेशा वर्च्यू आपकी पेरेंटिंग को दिखाता है। आपके माँ बाप ने, आपके ख़ानदान वालों ने आपको कितना अच्छा जो है, कितने अच्छे जो है प्रिंसिपल्स जो हैं, जो मोरालिटी के प्रिंसिपल्स हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, वो आपके अंदर इम्बाइब करे हैं। ठीक है, आपको कितनी अच्छी परवरिश दी है, ये दिखाता है वर्च्यू। वर्च्यू के बारे में एक बात याद रखना, वर्च्यू में कभी भी दो पहलू नहीं होते हैं। आप वर्च्यू को कभी ऐसे नहीं देख सकते क्या कोई वर्च्यू गुड या कोई बैड हो सकता है, क्योंकि क्योंकि एक बात है, वर्च्यू को हमेशा ना सोशल पैरामीटर्स के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, सोशल पैरामीटर्स के हिसाब से देखा जाता है। अब क्योंकि सोशल पैरामीटर्स के हिसाब से देखा जाता है, तो जिस भी सोशल कंटेक्स्ट का आप पार्ट हो, जिस भी समाज का आप पार्ट हो, तो वहाँ पर जिन चीज़ों को अच्छा माना जाता है उसी को अगर आप फॉलो कर रहे हो तब जाकर बोला जाएगा कि आप वर्चुअस हो। तो वर्च्यू हमेशा गुड होता है, इसके अंदर बैड एस्पेक्ट नहीं होता। अब वो आपके लिए हो सकता है बैड एस्पेक्ट, जैसे जापान के लोग
या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लोग क्या करते हैं, वो नमस्ते या हाथ नहीं जोड़ते हैं, वो अपना जो हेड है वो बो करते हैं, सर झुकाकर आपको हेलो बोलते हैं। तो वो आपके लिए हो सकता है कि ऑफेंसिव हो या फिर आप उनको बदतमीज़ कहो, आपको अगर ऑर्डर लगे उनका जेस्चर, लेकिन जिस सोशल कंटेक्स्ट में उन्होंने वो चीज़ सीखी है तो वो उसका पालन कर रहे हैं और वो उसी तरीके से उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके हिसाब से ये वर्च्यू जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो बात याद रखना, हमें ये बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि जो तिरुवल्लुवर जो थे, उनकी जो ये बुक थी तिरुक्कुराल, यहाँ पर हमें डायडेक्टिक पोएम्स देखने को मिलती हैं। एक पोएम नहीं है, नंबर ऑफ पोएम्स हैं, और वो पोएम्स अलग अलग थीम्स पर आधारित हैं। शुरू में हमें 3 थीम्स बताई गई यहाँ पर, एथिक्स, पॉलिटी और लव। बाद में राइटर हमें बता रहे हैं कि और भी थीम्स इसके अंदर छुपी हुई हैं, वर्च्यू, लव, फ्रेंडशिप, किंगशिप, ऑनर और नॉन वायलेंस। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अलावा संगम लिटरेचर के कंटेक्स्ट में, तो बड़े सारे तमिल एपिक्स जो हैं वो बहुत फेमस माने जाते हैं दक्षिण भारत के अंदर, लेकिन उनमें से जो 2 हैं उनको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी गई और दी जाती है प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर आज तक, कंटेम्प्रेरी टाइम्स तक। ठीक है, तो 2 जो फेमस तमिल एपिक्स रहे हैं जो आज भी काफ़ी प्रचलित हैं दक्षिण भारत के लोगों के दिलो दिमाग में, एक है सिलापतिकरम और दूसरा मणिमेकलाई। और इनको कंपोज करा गया था इन अबाउट 5th to 6th सेंचुरी सी। याद रखना, सी की बात हो रही है, एडी की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी सीई का जो टाइम पीरियड था वो तो मैंने आपको बताया था, वो तो प्रॉपर तरीके से संगम लिटरेचर के कॉम्पोजिशन का टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसके टाइम को भी ब्रीच कर और आगे निकल जाओ, ये 3rd सेंचुरी सी है ना, यहाँ पर क्या दे रखा है 5th या 6th सेंचुरी सी, और आप 200 साल 300 साल आगे निकल जाओ, जब से संगम लिटरेचर के फाइनल कॉम्पोजिशन का काम माना जाता है 3rd सेंचुरी सी, उसके बाद के ये तमिल एपिक्स माने जाते हैं सिलापतिकरम और मणिमेकलाई। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे 2 ऐसे कैटेगरीज ऑफ पीपल के बारे में, जो कि एक होते हैं विष्णु जी के भक्त, एक होते हैं शिव जी के भक्त। और विष्णु और शिव की भक्ति करते हुए वो जो सेंट्स थे उनके द्वारा फेमस जो किताब लिखी गई, जो पोएम्स की फॉर्म में लिखी गई और जिसको एक रिस्पेक्टफुल तमिल वर्क माना जाता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।